नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, संवैधानिक विकास। तो भारत के संविधान का विकास किस तरह से हुआ, तो ये हम देखेंगे। ये पहला लेक्चर है। हम इसमें शुरुआत में सत 1773 से लेकर 1833 तक क्या क्या परिवर्तन हुआ ये देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे का देखेंगे। तो सबसे पहले जो एक्ट आता है भारत में अंग्रेजों के द्वारा, जो आधुनिक संविधान है उसकी कड़ी में जो पहला कदम है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो 1773 में अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने शासन को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था, उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या आया, तो इससे आया एक निदेशक मंडल। जो एक निदेशक मंडल था उसकी स्थापना की गई और निदेशक मंडल के संविधान में परिवर्तन किया गया। इसमें डायरेक्टर के लिए शर्तें थी, मताधिकार की शर्तें थी, ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके कार्यों की अधीनता थी। तो ये जो पहला 1773 का एक्ट था उसमें ये सारी चीज़ें थी कि जैसे डायरेक्टर के लिए क्या शर्तें होंगी, मताधिकार की योग्यता क्या होगी, ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके कार्य उत्तरदायित्व और उनकी अधीनता, ये इस सब से संबंधित था। उसके बाद फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद के 4 सदस्यों द्वारा बंगाल की सरकार को चलाया जाना। तो ये बंगाल में सबसे पहले उनका शासन बंगाल में ही था, और बंगाल में उनके शासन को चलाने के लिए जो फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल होता था उसको और उसके 4 सदस्यों को उत्तरदायित्व दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर जनरल था। तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास के बारे में भी इनको जो गवर्नर जनरल था उसको कुछ अधिकार दिए गए। शांति और युद्ध मामलों में गवर्नर जनरल को परिषद की देखरेख एवं नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता जो बंगाल था और बम्बई और मद्रास, इन सब के मामलों में हस्तक्षेप करने का, नियंत्रण का, युद्ध का, संधियां करने का, ये सब का अधिकार भी दिया गया। और 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था। और भारत का जो पहला ब्रिटिश भारत का जो पहला मुख्य न्यायाधीश हुआ वो लॉर्ड जस्टिस इम्पे हुआ। और इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे जो पूरे बंगाल प्रांत में, जो ब्रिटिश भारत, उस तत्कालीन ब्रिटिश भारत का जो बंगाल प्रांत था उसके सभी न्यायिक और सिविल आपराधिक मामलों के लिए उत्तरदायी थे। तो इन ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे। और इनको बंगाल प्रांत के ब्रिटिश मामलों के सिविल और आपराधिक मामलों को देखने का उत्तरदायित्व दिया गया था। और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें उन्होंने एक नियम बनाया कि कंपनी के जो सेवक थे, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी, वो किसी भी प्रकार का न तो उपहार ले सकते हैं और ना ही घूस ले सकते हैं। तो उपहार और घूस लेने पे रोक लगा दी थी। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था ये देखेंगे। भारत सरकार की देखरेख एवं नियंत्रण के लिए 6 सदस्यों वाले निदेशक बोर्ड की स्थापना की गई। जो भारत में उनकी सरकार थी उसकी देखरेख एवं नियंत्रण के लिए 6 सदस्यों वाले निदेशक बोर्ड की स्थापना की गई, और जिनको कमिश्नर कहा जाता था। जो ये 6 सदस्य थे इनको कमिश्नर कहा जाता था। निदेशक मंडल को भारत में सभी प्रकार की नियुक्तियां करने का अधिकार था। वो भारत में किसको किस पोस्ट पे रखें ये सारी चीज़ों का अधिकार निदेशक मंडल को था। और इसमें 6 सदस्य थे और इनको कमिश्नर कहा जाता था। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 की गई। जो 1773 का एक्ट था उसके तहत गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य थे, लेकिन जो 84 का एक्ट था, 1784 का एक्ट, इसमें इन सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, क्योंकि इसका मुख्य मकसद था जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्ति और कार्य क्षमता को बढ़ाना। गवर्नर जनरल एवं परिषद को बम्बई एवं मद्रास प्रांतों के प्रजातंत्र, युद्ध, कर संबंधी मामलों पर भी पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। जो 1784 का एक्ट था उससे जो गवर्नर जनरल था उसको मद्रास और बम्बई प्रांतों के प्रजातंत्र,
युद्ध और कर संबंधी मामलों का भी पूर्ण अधिकार हो गया। 1813 का चार्टर्ड एक्ट आता है और 1813 के चार्टर्ड एक्ट की मुख्य बातें थी: भारतीय व्यापार को ब्रिटिश विषयों के सभी मामलों के लिए खोल देना। जो भारतीय व्यापार था वो ब्रिटेन के इंटरेस्ट के जितने मामले थे उन सब के लिए खोल देना, और कंपनी के चाय के व्यापार पर एकाधिकार की जो बाधा उत्पन्न हो रही थी उसको समाप्त करना, और जो चीन के साथ व्यापार था उसका भी कंपनी को एकाधिकार दिया गया। तो ये 1813 के चार्टर्ड एक्ट से हो रहा है। शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान। तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट से शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया, और जो लोग भारत में सेवा करेंगे, भारत में सर्विस करेंगे इंग्लैंड की सरकार के लिए या जो कंपनी गवर्नमेंट थी उसके लिए, तो उनके लिए ये जरूरी हो गया था कि वो इंग्लैंड जाकर एक बार कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसके बाद सेवा के लिए भारत आएं। तो इन लोगों की समझ में ये आ गया था कि किस तरह से जो भारतीय लोग हैं उनको शिक्षित करना जरूरी है, और उनकी शासन में, कार्य में, सभी जगह में भागीदारी की आवश्यकता है। और इसीलिए इन्होंने भारतीयों को इस तरह की शिक्षा दी कि वो सिर्फ क्लर्क लेवल तक ही रहें, जो सिर्फ काम करें और सवाल ना पूछें। तो ये इनकी शिक्षा नीति का एक मुख्य जो मोटो था, इनका एम था, वो ये था। तो इसलिए इन्होंने इस 1813 के एक्ट में शिक्षा के लिए भी पैसे की व्यवस्था रखी थी। इसके बाद है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में क्या था? 1833 के चार्टर्ड एक्ट में ये था कि जो कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। 1818 के एक्ट से इनको चीन में व्यापार करने और जो चाय का व्यापार था उस पे एकाधिकार दिया गया था, लेकिन वो 1833 के एक्ट से खत्म कर दिया गया। और भारत में निशुल्क व्यापार को लागू कर दिया गया। और इस एक्ट से जो फोर्ट विलियम का गवर्नर था तो उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर घोषित किया गया। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामांकन किया गया, मतलब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेटिक बंगाल प्रांत का गवर्नर के साथ साथ अब भारत का भी गवर्नर हो गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये 1833 के चार्टर्ड एक्ट के साथ हुआ। उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य लिया गया। एक कानूनी सदस्य का भी प्राविधान किया गया जो गवर्नर जनरल के परिषद में था, और ये जो पहला कानूनी सदस्य था वो था मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले पहला कानूनी सदस्य अपॉइंट किया गया। और इस एक्ट से जो विधायिकी विकेंद्रीकरण को समाप्त कर दिया गया, जो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन था पावर का, उसको खत्म कर दिया गया, और संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिया गया। एक सेंटर पावर का एक जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी उसके पास सारी पावर दी गई कानून बनाने की। तो ये 1833 के एक्ट से हुआ। तो दोस्तों अगले में हम 1853 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे, और उससे आगे का जैसे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।